के हर्षवर्धन जी, इतना सब कुछ कहा जा रहा है, लिखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। अगर आपसे कोई कहे कि क्या व्यक्तित्व था उनका और क्या लेगेसी छोड़ गए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए प्रणेश, सबसे पहले तो मैं बहुत विनम्रता से श्रद्धांजलि दूंगा। और शानदार शख्सियत इस मायने में थे कि 1971 से 2019 तक, ये छोटा समय नहीं होता है, वो लगातार सत्ता का हिस्सा रहे। तो या कोई बहुत काबिल होगा या कोई बहुत ज्यादा चापलूस होगा, तभी वो इतना सत्ता में रह सकता है। काबिल वो थे, इसको मैं मानता हूं। दूसरा पहलू, वो जो जिनके साथ उन्होंने काम किया वो बताएंगे। लेकिन हम अगर इसको शुरुआत यहां से करें कि क्या कांग्रेस पार्टी ने इस देश के आर्थिक आर्थिक सुधारों को 6 महीने धकेल दिया था। मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व की प्रशंसा करनी चाहिए। वैसे भी हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो आलोचना उस तरह से तो नहीं हो सकती। वो किसी और दिन डिबेट में होगा तो बहुत डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप सोचिए, ये दुर्भाग्य नहीं है कि हम लोग कभी पीवी नरसिम्हा राव की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन उसको अलग से डिस्कस करेंगे, वो एक अलग डिबेट है। जब जुलाई 1991 फर्स्ट बजट जब उन्होंने पेश किया था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, यूजीसी चेयरमैन से उनको लाके यहां कर दिया। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा एक्सपर्ट उनको यूजीसी में क्यों चेयरमैन के तौर पर डाला गया था? एजुकेशन से तो कुछ लेना देना नहीं था। ये सवाल कभी कभी मन में आने चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर जी, जिनके ऊपर हमेशा ये बात कही जाती है और हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं कि उनके समय में सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। अरे भाई, जो आदमी 6 महीने भी सरकार भी नहीं रहा, उसके ऊपर सारे आरोप। उससे पहले राजीव गांधी की सरकार, और ये सारे लोग जो है, ये 1971 में कॉमर्स मिनिस्ट्री के एडवाइजर से लेकर और 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले तक सारे पदों पर रह चुके थे। प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन, बहुत शानदार अर्थशास्त्री थे। दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में उनके लिखे हुए रिसर्च पेपर, उनकी कही हुई बातें, वो सब मानी जाती थी। लेकिन कितने लोग इस देश में जानते हैं कि चंद्रशेखर जी ने एक कमेटी बनाई थी जिसका काम ही था कि उस वक्त जो देश की आर्थिक दशा है उसको सुधारना। उसके लिए किसको उन्होंने चुना? एक शानदार अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, दूसरे शानदार अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया को। और कमाल की बात यह है कि वो फुल बजट भी चंद्रशेखर पेश नहीं कर पाए। वो जो मनमोहन सिंह का पेपर था, मोंटेक सिंह अहलुवालिया का पेपर था, वो प्रेजेंट हो पाता उससे पहले कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी की सरकार गिरा दी। तो आप पहले इसको यहां से शुरू करेंगे, तब शायद आपको समझ में आएगा। तो वो इतने अच्छे अर्थशास्त्री थे, तो चाहे जो हो, हर कोई उनको अपने साथ रखना चाहता था। और आज के समय में हम लोग चाहे ओपनिंग अप ऑफ मार्केट की बात कर रहे हैं, आज हम चाहे बात कर रहे हैं कि सिलेंडर के लिए किसी एमपी का जुगाड़ नहीं लगाना पता। मैंने खुद अपने घर में टेलीफोन के लिए इलाहाबाद में कितनी मारामारी की है मैं ही जानता हूं, वो मनमोहन सिंह की देन है। आज जितने तरह के काम आप कर रहे हैं बहुत मस्त होकर, बहुत मजे में, तो उस सारे मौज मस्ती मजा जो देश भारत कर रहा है, उसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मनमोहन सिंह। और उनको वो करने का अगर किसी ने अधिकार दिया तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनका जिक्र बहुत कम होता है। ये बात मुझे हमेशा सालती है और आज के दिन उसको जरूर मैं कहना चाहता हूं। उनको विनम्रता पूर्वक सम्मान करता हूं, मनमोहन सिंह जी को। लेकिन उनसे एक चीज और सीखिए, वो बॉसेज यस मैन थे। हमेशा जो है उसके लिए काम कितने अच्छे से करना, और यह भी एक खूबी हो सकती है। आप किसी काम में 100% एक्सपर्ट हो, वो अलग बात है, लेकिन आपका बॉस जो चाहता है उसमें 100% एक्सपर्ट क्या है क्या? इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर तक मनमोहन सिंह को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह आते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब यह कहा जाता है कि उनके ऊपर कोई मैंडेट मिला। वो तो 99 में अकेला चुनाव लड़े थे, विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे दिल्ली से। लेकिन जो 2009 का मैंडेट था, वो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी पे नहीं था प्रणेश। वो 2008 में 60,000 करोड़ की कर्ज माफी पी चिदम्बरम के रहते, जो सोनिया गांधी जी की योजना थी, जिसको मैं मानता हूं कि इस देश के बैंकों का भट्ठा बिठाने की शुरुआत वहां से शुरू हुई थी। वहां से शुरू हुआ था ये, और उससे उबरने में भी टाइम लगा। बहुत लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए, और मैं फिर कह रहा हूं,
बहुत अच्छे व्यक्ति थे, शानदार स्कॉलर थे, जिस बैकग्राउंड से आए थे उनको सब पता था, इसलिए इकोनॉमिक स्कीम्स को बहुत अच्छे से लागू करते थे। डीबीटी हो, आधार हो, जितने तरह की चीजें आज आप सोचते हैं वो सब उन्होंने किया। उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया, नरेंद्र मोदी ने बहुत शानदार तरीके से किया। लेकिन जब खुद वो प्रधानमंत्री बने तो शायद फिर से नेहरूवादी समाजवादी नीतियों को सोनिया गांधी ने ऐसे लाद दिया जिसकी वजह से उनकी आभा, उनकी चमक फीकी पड़ी। वो नेहरूवादी समाजवादी पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की वजह से इस देश में चमक रहे हैं वित्त मंत्री के तौर पर, वही उनकी पहचान। Shahid Siddiqui, do you agree with this critique of Dr. Singh as the Prime Minister? You know, people called him weak, silent. Look, I was a critic of Manmohan Singh as Prime Minister. I was in Samajwadi Party at that time. I was one of those who bitterly, vehemently opposed his nuclear deal because I thought that it was not in the national interest. But I will not agree with the criticism which has come to him. Nobody is perfect. Nobody is 100%. In history, there is no one ever who cannot be criticized. You can always criticize, but when you are looking at a person, you have to look at the whole and you have to look at the contribution. And I'll say he was one of the finest prime ministers. He was able, India did not grow only from 91 to 96. India grew much more during his time from 2004 to 2010. India did very well. When the world was facing a economic crisis, world was in difficulty, India was not, and the world looked at him. Barack Obama and others, they used to look at him and ask him for suggestions because he was able to take India Shahid, in a situation that's the point. You're talking about Barack Obama. Going down. Look at the irony here. And it is so profound and stark. Stark is, the right word. That on one side, you have a man who's been consulted by Barack Obama. And look how he's treated by his own party. He's undermined on a daily basis. Is that not a right assessment? Did that happen? Now let me come to that. Let me come to that. Let me come to that. I'm not here to defend the party or anybody. He was denounced by the media as well, which was unjust denouncement by the media. He was attacked by us and by every one of us. I think it was not justly done to him. He allowed it. He did not, and he did not challenge. His weakness was that he did not challenge his critics, whether in the party or outside the party. His problem was that he was a lame duck prime minister in his second term. In the second term, everybody knew that he will not be there in the third term because of his age, because of various factors, and that is where the coalition parties started defying him. Even in the Congress party, leaders started defying him, and he did not assert himself. That is where his weakness was, because I knew him I worked with him in various committees. It is right that he put his point of view, but then he did not assert. If you didn't agree with him, he will go along with you. He was flexible. He was not firm. The only stage where he was very firm was on the nuclear deal. And I was very surprised because that was not the style of Manmohan Singh. Manmohan Singh did not put everything at stake for his views because he was not a firmly ideological man. And on nuclear deal, where I believe that it was not in the country's interest, energy security was not coming from this 1, 2, 3 nuclear that's agreement. A separate debate. We're only talking about the man, his personalities, his policies. We can have that discussion on some separate occasion, like Dr. Ranganathan said. I get the point. As a man, he was honest. He was absolutely one of the most honest politicians we have seen. Right. And having that kind of power. Right. In spite of everything, if you can be honest and remain honest all through in this 30, 40 years of your life, then it is a big achievement. That's and right. Tells you about the character.